हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं आईयूआई के बारे में। आईयूआई क्या है, किन किन पेशेंट में आईयूआई करने की ज़रूरत रहती है, आईयूआई कराने से पहले कौन कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, आईयूआई का पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे कि आईयूआई कैसे किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईयूआई दैट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इट मीन्स कि जो स्पर्म रहते हैं उसको डायरेक्टली गर्भाशय के अंदर डाला जाता है ताकि जो कंसेप्शन के चांसेस हैं, कंसीव होने के चांसेस हैं, वो बढ़ सके। इसमें जो सैंपल डाला जाता है, स्पर्म जो डाला जाता है गर्भाशय के अंदर, उनको पहले वॉश किया जाता है लेबोरेटरी में, उसके बाद में वो सैंपल यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईयूआई का फायदा किन पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट आता है इजैकुलेटरी डिसफंक्शन। अगर मेल पार्टनर को इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है तो उन केसेस में हम आईयूआई कर सकते हैं। सेकंड है, अगर जो स्पर्म काउंट या फिर उसकी मोटिलिटी थोड़ी सी कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो उन केसेस में भी आईयूआई बहुत हेल्पफुल रहता है। थर्ड जो इसमें फैक्टर है वो है सर्वाइकल फैक्टर। सर्वाइकल फैक्टर में क्या है कि सर्विक्स से डिस्चार्ज होता है। कभी कभी उस डिस्चार्ज में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। इट मीन्स जैसे ही जो सीमेन है वो अंदर जाएगा, स्पर्म अंदर जाएगा वेजाइना में, तभी वहां पर जो वो म्यूकस है वो उनको मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उस म्यूकस में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो अगर इस तरह का भी कोई कारण है जिसकी वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उन केसेस में भी ये आईयूआई बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इट मीन्स पेशेंट को कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से उसको इनफर्टिलिटी है। उसकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो भी नॉर्मल है, उसको ओवुलेशन इंडक्शन की भी मेडिसिन दी गई है, बट उसके बाद भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है, ओवुलेशन सही से हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब ओपन है, स्पर्म काउंट भी नॉर्मल है। इट मीन्स कोई भी फैक्टर समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी है। तो उन केसेस को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी आईयूआई के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईयूआई कराने से पहले कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी है। तो आईयूआई करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट की ट्यूब्स हैं वो ओपन है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर ट्यूब्स बंद हुई तो आप आईयूआई करने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये एश्योर कर लें कि पेशेंट की ट्यूब्स ओपन है, तभी इस प्रोसीजर के लिए जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईयूआई करने से पहले और कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि ट्यूब्स का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में पेशेंट की फॉलिकुलर स्कैनिंग कराई जाती है। फॉलिकुलर स्कैनिंग जो है वो पीरियड के 10th डे से स्टार्ट की जाती है। उसमें देखा जाता है कि जो अंडा है वो कैसा बन रहा है, प्रॉपर साइज का बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। जब अंडा 18 से 20 mm तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उस अंडे को फटने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन लगाने के 36 घंटे बाद आईयूआई की जाती है, क्योंकि वो इंजेक्शन लगने के 36 आवर के बाद ही एग रप्चर होता है, और एग रप्चर होने के अगर तुरंत बाद आईयूआई किया जाए तो उसके सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आईयूआई करने से पहले फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ज़रूर की जाती है कि आपका जो एग है वो कब बन रहा है और कब वो रप्चर होना है, तो उसके बेसिस पे आईयूआई किया जाता है। अब हम आईयूआई का प्रोसीजर देखेंगे कि आईयूआई का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। आईयूआई करने के लिए जो हम मेल का सैंपल लेते हैं, पहले उसको लेबोरेटरी में वॉश कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसको सीमेन वॉश बोलते हैं, ताकि उसमें बिल्कुल जो अच्छी क्वालिटी वाले स्पर्म है वो मिल सकें, और जब उनको यूट्रस के अंदर डाला जाए जो आईयूआई के सक्सेस रेट रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी हैं आईयूआई के लिए। सबसे फर्स्ट ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कस्कस स्पेकुलम बोलते हैं। सेकंड, ये नॉर्मल सेलाइन हमने यहाँ पे लिया है, बीटाडीन से वॉश नहीं करना है। थर्ड, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स बोलते हैं, क्लीनिंग के लिए हेल्प करता है। एंड ये लास्ट में डायलेटर, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। ये टॉवल, ताकि पेशेंट को कवर किया जा सके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पेशेंट की पेंटिंग एंड ड्रैपिंग। यहाँ पे हम बीटाडीन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बीटाडीन से स्पर्म किल होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सलाइन से पेशेंट को क्लीन करेंगे, पहले बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ दूसरे गॉस पीस का यूज़ करेंगे। सेम गॉस पीस को हम अंदर की तरफ यूज़ नहीं करेंगे, सेपरेट गॉस पीस से हम अंदर की तरफ से पूरा क्लीन करेंगे। पूरा क्लीन हो जाने के बाद अच्छी तरह से उसके बाद पेशेंट को कवर कर देंगे टॉवल से। उसके बाद में हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कस्कस स्पेकुलम, ताकि जो सर्विक्स है हमको इजीली विजुअलाइज हो सके। कस्कस स्पेकुलम को इंसर्ट करते टाइम उसके ब्लेड हमेशा क्लोज रहने चाहिए। उसके बाद में इसको ओपन करेंगे और हम उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमको सर्विक्स दिखाई देगी। जब सर्विक्स पे वो इंस्ट्रूमेंट फिट हो जाए तो इसको आगे की तरफ
से उसको टाइट कर देंगे स्क्रू को, ताकि वो पूरा एडजस्ट हो सके उस पर। उसके बाद सर्विक्स एरिया को क्लीन कर देना है। उसके बाद आप ये IUI कैनुला है, इसमें हमको वो सैंपल को लेना है। सैंपल हम जो लेते हैं वो पहले लैब में वॉश कराते हैं, उसके बाद में यूज़ करते हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी के स्पर्म इसमें मिल सकें। तो यहाँ पर अभी ये IUI कैनुला से पूरे इस सैंपल को ले लेंगे। सैंपल को भरते टाइम केयरफुली उसको भरना है, ताकि उसमें कोई भी मीन्स सैंपल वेस्ट ना हो, आराम से उसको लेना है। सैंपल को लोड करके साइड में रख देंगे। उसके बाद हमको देखना है कि जो सर्विक्स है वो डायलेट है या नहीं, पहले ही चेक कर लेंगे। इसमें सर्विक्स जो थी वो थोड़ी डायलेट थी, तो डायरेक्टली मैंने IUI कैनुला को इंसर्ट कर दिया है। जब वो इंटरनल ऑस से पास होता है IUI कैनुला तो फील होता है, तो वो आप समझ जाएंगे कि कब हमारा जो IUI कैनुला है वो इंटरनल ऑस से पास हुआ है। आगे की तरफ से इसलिए थोड़ा सा बेंड किया क्योंकि ये जो यूट्रस था वो एंटीवर्टेड था। फिर हमको स्लोली पुश कर देना है। पुश करते टाइम बाद में हमको थोड़ा सा सलाइन उसमें ऐड कर देना है, ताकि कैनुला में कोई भी स्पर्म वगैरह सीमेन मीन सैंपल ना रहे। उसके बाद में ये प्रोसीजर होने के बाद में IUI कैनुला को निकाल देना है एंड स्लो। तो अभी आपने ये IUI प्रोसीजर देखा। ये जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, और इस प्रोसीजर के लिए किसी एनेस्थीसिया की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। IUI के अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 12 से 15% ही रेट हैं इसके सक्सेस के। तो अगर हम किसी भी पेशेंट में IUI कर रहे हैं तो एक ही साइकिल में सक्सेस हो जाए ऐसे बहुत कम चांसेस रहते हैं। कम से कम उसको 2 से 3 साइकिल रिपीट करना रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IUI। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि उनको पता चले कि IUI कैसे किया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं।